हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। और आज की क्लास में हम लोग आंकड़ों के प्रकार और फिर उसके बाद हम लोग सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले कुछ पदों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ। सबसे पहले आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों के प्रकार या आंकड़े के प्रकार, आंकड़े के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डाटा। देखिए, जो आंकड़े होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। तो चलिए पहले देखते हैं प्राथमिक और फिर देखेंगे द्वितीयक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले इसके बारे में लिख देते हैं कि संकलन यानी कि उसके कलेक्शन के हिसाब से, संकलन की दृष्टि से आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं संकलन यानी कि उनके कलेक्शन के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, पहला जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा, जिसे हम लोग खुद से कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डाटा। और दूसरा होता है आपका, कह सकते हैं द्वितीयक या गौण आंकड़ा। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। इसके बारे में लिख सकते हैं कि वे आंकड़े जो पहली बार किसी अनुसंधान के लिए विशेष रूप से संकलित किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़ा कहलाते हैं। यानी कि जैसे मैं ही क्या करता हूं कि अपने आसपास के 20 घरों में जाता हूं और उनमें कितने कितने बच्चों हैं, छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं, उसकी संख्या को लेता हूं। तो हमने जो डाटा कलेक्ट किया स्वयं से तैयार किया है, वो अपने लिए तैयार किया है ना, वो हमारे लिए खुद के लिए मैंने तैयार किया, वो पहले से कहीं उपयोग नहीं हुआ है, तो हमने खुद से कलेक्ट किया है, वो आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा। या कोई अनुसंधान है, वो किसी सर्वे को करवाती है, अपने पहली बार वो सर्वे करा रही है और उसका उपयोग कर रही है, वो कहीं और माध्यम से नहीं ले रही है उस आंकड़े को, स्वयं से उसको अनुसंधान जो अनुसंधान है स्वयं से उसको कलेक्ट करवा रहा है, तो उस तरह का आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा होगा। ठीक है ना जी। दूसरा होता है द्वितीयक या गौण आंकड़ा। द्वितीयक या गौण आंकड़ा, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी डाटा। क्या होता है सेकेंडरी डाटा? तो ऐसे कह सकते हैं कि जो कोई अनुसंधान जो है वो पहले से कलेक्ट किए हुए डाटा का उपयोग करके एक नया अपना एक तैयार कर रहा है डाटा, तो वो उस तरह के आंकड़े को द्वितीयक आंकड़ा कहेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि किसी अनुसंधान के लिए पहले से आंकड़े उपलब्ध हो, यानी कि उसको कलेक्ट नहीं करना पड़ा, पहले से उसके पास मौजूद है ना जी, कहीं से वो लेके आया है, कहीं से न्यूज से या कहीं से भी इकट्ठा किया है, खुद से नहीं इकट्ठा किया है, उपलब्ध हो, जिनका संकलन किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, या संस्थान भी लिख सकते हैं, संस्था द्वारा किया गया हो, ठीक है, ये आंकड़े द्वितीयक या गौण आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है ना जी।
ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं ही टीवी देख रहा हूँ, टीवी से मैं अखबार से या कहीं भी अलग माध्यम से मैं लेकर अपना एक डाटा तैयार कर रहा हूँ, तो उस तरह के आंकड़े को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक या गौण आंकड़ा कहते हैं। चलिए अब सांख्यिकी में कुछ आगे चल के हम लोग कुछ पदों का उपयोग करेंगे जो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए वो सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण पद है उनको समझ लेते हैं, ठीक है ना जी। चलिए सबसे पहले देखिए, चलिए मैं पहले यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, सांख्यिकी के चरण कुछ हम लोग देखने वाले हैं। सांख्यिकी के कुछ चरण जो देखने वाले हैं, कुछ स्टेप्स जो देखने वाले हैं उनको देखते हैं। पहला, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह यानी कि उनका कलेक्शन, ठीक है ना जी, उनका कलेक्शन। संग्रह का मतलब उनका कलेक्शन से, उनको इकट्ठा करने से। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि निश्चित उद्देश्य लेकर हम लोग क्या करते हैं कि किसी विशेष विचार है ना, किसी विशेष विषय से संबंधित हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना जी। जो ध्यान रखना होगा कि जो हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे वह डाटा विश्वसनीय होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए और उसका कोई महत्व होना चाहिए, है ना जी। चलिए यहाँ लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत किसी निश्चित उद्देश्य से किसी विशेष विषय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, संग्रह किया जाता है, ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आंकड़ा होना चाहिए क्या होना चाहिए, विश्वसनीय और सुसंगत होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है कि ये जो आंकड़े हों जो हम लोग कलेक्ट करेंगे वे आंकड़े विश्वसनीय है ना, गलत नहीं होना चाहिए, तथा सुसंगत हो, ठीक है। और क्या अगला पद हम लोग देखते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण की बारे में बात करते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या है, वर्गीकरण का मतलब है कि उनको क्या करना है, अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कर देना, उनके है ना जी, जो एक आंकड़े इकट्ठा हुए हैं उनको एक व्यवस्थित तरीके से बांट देना, है ना जी, ताकि वो अच्छा सा उससे हमें बहुत आसानी से उसके बारे में पता चल सके। उनको वर्गीकृत करना ही ये वर्गीकरण कहलाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एकत्र किए गए आंकड़े हैं, एकत्र किए गए आंकड़ों को आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित करना, आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित करना, या इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वे हमेशा के लिए उद्देश्यपूर्ण साबित हो, उद्देश्यपूर्ण हो, ठीक है। अच्छा, वर्गीकरण के बाद उसका क्या करते हैं, उसका सारणीकरण, उसका मतलब कि उसको एक चार्ट बनाकर उसको दिखाएंगे, है ना जी। तो उसको हम लोग उसका सारणीकरण कहेंगे, सारणीकरण यानी कि एक सारणी में एक उस जो वर्गीकृत डाटा है उसको लिखना, ठीक है ना जी। सारणी क्या कहने का मतलब है कि क्रमबद्ध तरीके से वर्गीकृत किए गए डाटा को क्रमबद्ध तरीके से एक तालिका, पंक्ति, स्तंभ वगैरह बनाकर सारणी के अंदर उसे दिखाते हैं, तो वही सारणीकरण कहलाता है। या आप इसे सारणीयन भी कह सकते हैं, इसे सारणीयन भी कह सकते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो कि वर्गीकरण के बाद आंकड़ों को एक
उपयुक्त क्रम में पंक्तियों तथा स्तंभों में सारणी के रूप में क्या करते हैं जी, रखते हैं जिससे कि वे आसानी से समझ में आ सके तथा प्रयोग किया जा सके, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सारणीनयन के बाद हम लोग इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो आंकड़ों का चित्रण, यानी कि उसको एक चित्र बनाकर दर्शा देना, जो यानी कि आलेखीय निरूपण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण या चित्रीय निरूपण भी लिख सकते थे। तो हम लोग जो सारणी हमने बनाई है उस सारणी को लेकर उसका लेखा चित्र या रेखा चित्र द्वारा, है ना, तो उससे क्या होगा, किसकी सहायता से और आसानी से आप उसको समझ पाएंगे, है ना जी। और उसको देख के हमें पता चलेगा कि उस ग्राफ से पता चल जाएगा, उस चित्र से पता चल जाएगा कि आप जैसे मान लीजिए कोई भी डाटा तैयार किए तो उसके बारे में पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीजें की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी सहायता से सूक्ष्म विषय स्थूल रूप से हमारी आंखों के सामने आ जाता है। फिर देख कर ही हम लोग उसके बारे में पता लगा लेते हैं। दृष्टिपात मात्र से उसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ठीक है, देखते ही उसके पूरे बारे में उसकी जानकारी मिल जाती है। फिर उसके बाद आंकड़ों का कह सकते हैं कि उसका विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण किस तरह से किया जाता है, यानी कि जो हमारे पास डाटा आई तो उसके बारे में हम लोग क्या कर लेंगे जी, उसके बारे में उसका कह सकते हैं कि उसके बारे में उसको एनालिसिस कर लेंगे, है ना। सांख्यिकीय माप इसके जो होंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब चीजें ज्ञात किए जा सकते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों से सांख्यिकीय मापों को ज्ञात किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब उसकी माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना जी, ये सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और उसका विश्लेषण हो जाएगा। अगला देते हैं, उसकी व्याख्या करना, आंकड़ों की व्याख्या करना। तो व्याख्या का मतलब यहाँ से क्या है कि जब तक कि ये ना प्राप्त हो जाए कि सांख्यिकी के परिणाम हम लोग उसके पूरे तरह से उसका कह सकते हैं उसके बारे में पता ना लगा पाए, तब तक उसका कोई महत्व नहीं होगा। यानी कि उसकी पूरी तरह से जब तक हम व्याख्या ना करें तब तक उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब तक प्राप्त किए गए सांख्यिकीय परिणामों
सांख्यिकीय परिणामों का हम निर्वचन ना कर ले तब तक हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है ना जी। तब तक हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं अगला पॉइंट, आप इसके पूर्व कथन या फिर अनुमान उसका लगाना, अनुमान लगाना। ठीक है। निष्कर्ष जो आएगा उसके आधार पर हम लोग आगे की परिस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, परिस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं। ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दे दूं अपने कक्षा के 20 विद्यार्थियों का एक डाटा मैं तैयार करके आपको दे दूं, या फिर उसका क्या कर देता हूँ कि मैं वहाँ पे उसका कुछ कह सकते हैं कि उसका विश्लेषण करके कुछ उसके सांख्यिकीय मापों को ज्ञात कर लेता हूँ, माध्यमात्मक बहुलक ये सब कुछ ज्ञात कर लेता हूँ, तो उससे अनुमान लगा के हम लोग उसके बारे में उसकी परिस्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना जी, यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर उसकी व्याख्या के आधार पर हम लोग पता लगा सकते हैं। लिख सकते हैं कि निष्कर्षों के आधार पर आगे वाली परिस्थितियों के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसे आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है। अभी हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि वर्गीकरण जो हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं उनको एक व्यवस्थित तरीके से, उद्देश्यपूर्ण तरीके से उनको अलग अलग भागों में बांटना। तो उसका वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग वर्गीकरण उसमें समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटते हैं, और वही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्गीकरण वह विधि है या वह रीति है, रीति यानी कि प्रोसेस, या वह विधि है जिसमें संग्रहित सामग्री को किसी चर लक्षण के सापेक्ष उनकी समानता या असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट दिया जाता है। तो वही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण का हमारा उद्देश्य क्या होगा इसके बारे में। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूं वर्गीकरण का उद्देश्य। देखिए, जो आंकड़े दिए गए होंगे उनको सरल बनाने के लिए, उनके बारे में अच्छे से समझने के लिए, उनको क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए, इन सब कामों के लिए वर्गीकरण का, यही वर्गीकरण हमें यही इसलिए न करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्गीकरण से आंकड़े सरल तथा आसान हो जाते हैं। और क्या पॉइंट दे सकते हैं इसमें जी, दूसरा पॉइंट मैं देता हूं, वर्गीकरण से आंकड़ों को उनके गुणों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। समझ गए। वर्गीकरण से अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उनके बाकी सभी समूहों में बांटे हैं ना, तो आसानी से उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट हो जाएगा कि वर्गीकरण से
तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा होती है। तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा होती है। ठीक है, अब देखिए वर्गीकरण करने से उसके आसानी से चित्र खींच सका, चित्र से खींचेंगे तो उसके बारे में हमें जल्दी से सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्गीकरण के द्वारा आंकड़ों का मस्तिष्क में हम लोग दिमाग में खींच सकते हैं, है ना जी। चित्र खींच सकते हैं, खींच कर, ऐसे लिख देते हैं, खींच कर उनके अभिलक्षणों का पता लगाया जा सकता है। अभिलक्षणों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना जी, लगाया जा सकता है ना जी। तो ऐसे कई सारे इसके फायदे हैं वर्गीकरण के, इसलिए वर्गीकरण हम लोग करते हैं। तो देखिए वर्गीकरण के दो अभिलक्षण होते हैं। और बात करें टोटल वर्गीकरण जो है ना, ये कह सकते हैं कि जो वर्गीकरण करते हैं आंकड़ों का, ये टोटल वर्गीकरण जो है अभिलक्षण पर ही आधारित होता है। और अभिलक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अभिलक्षण के प्रकार। अभिलक्षण के प्रकार पहला हो जाएगा, यहाँ पर पहला अभिलक्षण हो जाएगा वर्णात्मक, यानी कि वर्ण के रूप में दिया गया होगा। जैसे कहने का मतलब दे दिया किसी के, अगर यहाँ पे दे दिए, कह दिए कि अभिलक्षण जो होती है उसको संख्या रूप में नहीं माप सकते हैं, वो वर्णात्मक कहलाते हैं ना जी। जब किसी अभिलक्षण को संख्या रूप में नहीं माप सके, वर्ण के रूप में दिया हो, यानी कि जैसे कहते हैं जाति, उम्र, धर्म, है ना, ये सब, तो उस वैसे अभिलक्षण को हम लोग क्या कहते हैं जी, वर्णात्मक कहते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब किसी अभिलक्षण को संख्यात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता हो, तो वह वर्णात्मक कहलाता है। ठीक है ना जी, वो क्या कहलाता है, वर्णात्मक अभिलक्षण कहलाता है। और दूसरा होता है संख्यात्मक। तो जो संख्यात्मक होता है, संख्यात्मक अभिलक्षण में संख्या में मापा जाता है। जैसे किसी का आयु जो हुआ, है ना जी, भार हुआ, ऊंचाई हुआ, और वही जाति, धर्म, शिक्षा, ये सब तो आप उसे क्या कह सकते हैं, संख्या के रूप में नहीं माप सकते हैं, है ना। वर्ण के रूप में मापा जाएगा तो वो वर्णात्मक हो जाएगा। संख्यात्मक में जो संख्या करना, जैसे किसी की आयु हो गई, किसी का वजन हो गया, किसी की ऊंचाई होगी, है ना जी, तो ये सब क्या है, संख्यात्मक अभिलक्षण है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब किसी अभिलक्षण को संख्या में मापा जाता है तो वह संख्यात्मक कहलाता है। तो समझ गए। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।